रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में। इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और हम उनसे बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में और जो नई बातें हो रही हैं किसान आंदोलन में, जो नई धमकियां आ रही हैं, जो नए ऑफर्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में। आपका स्वागत है धीरेन्द्र जी। जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मुझे आ रही है सर। नमस्कार आपको भी और तमाम दर्शकों को भी, जयपुर डायलॉग के तमाम। जी धीरेन्द्र जी, कल जो है वो कुछ नई बातें हुई इस किसान आंदोलन में। कुछ तो ऑफर दिया गया किसानों को कि भाई 5 जो है वो और जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर एमएसपी का ऑफर दिया गया। उस पे 5 साल के एग्रीमेंट की भी बात कही गई। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चढ़ूनी बोल रहा है कि हम रास्ता बंद कर देंगे, दिल्ली का दूध बंद कर देंगे, सब्जी बंद कर देंगे। और इधर टिकैत जी कह रहे हैं कि हम 21 तारीख को ट्रैक्टर से जाम कर देंगे और 26, 27, 28 में हम कोई और दिन देखेंगे वगैरह वगैरह। तो इन सबको देखते हुए आपका क्या आकलन है, ये किस दिशा में जा रहा है ये आंदोलन? दरअसल पहली बात हम लोग उसकी करते हैं जो रात तक चलती रही बातचीत और तमाम उस पर। तो सरकार ने जो फैसला लिया, कई बार मतलब लग रहा था कि शायद सरकार किस तरह से फिर दोबारा कोई ब्लैकमेलिंग के सामने झुकना या उसने, लेकिन जैसे ही आप उसको पढ़ते हैं, जो बयान है उसको बहुत अच्छे से देखते हैं और जिस पर ऑफर किया गया वो देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक जो कदम है वो बिल्कुल सोच समझ के उठाया हुआ, क्योंकि दाल दलहन का आप देख रहे हैं कि कितना इंपोर्ट है, कंटिन्यू है। तो वो अगर उस पर 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट, ये याद कीजिए आप, ये सब उसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जिसकी बात हो रही थी, उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट होना है 5 साल तक। आप जो बोएंगे, हम लोग ये 5 चीजें जिसमें तोहर की दाल है, उड़द है, मक्का है और कपास है, तो ये सब हम जी। लोग आपसे ले लेंगे 5 साल के लिए। तो ये लगातार निश्चित है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई चीज किसानों के उस पर दी हो। सरकार ने वेल प्लान तरीके से उनसे बात की कि जो रेशनल है, जिस पर बात की जा सकती है, वो ये है, इस पर आपको बात करना है। एक तरह से क्योंकि तो कोई ये एनसीडीसी और ये जो सरकारी एजेंसीज हैं जी, वो वही। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उनको ऑफर दे रही हैं, हम आपसे जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि वही हम्म, कॉन्ट्रैक्ट का फार्मिंग जो उद्योगपतियों से आप सीधा कर सकते थे, वो उसको कर रही है। बल्कि इन्होंने, किसानों ने, और अपने आप को लिमिटेड किया, क्योंकि जब कंपटीशन होता है, जब बाहर कहीं भी है, क्योंकि ये तो बाहर इतना भेजेंगी नहीं। और जो बड़े बड़े जो अगर लोग होते, इंडस्ट्रियलिस्ट होते, तो वो दुनिया के किसी भी देश में जहां भी जरूरत होती वहां तुरंत वो मूव करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि वो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है दालों का और उस सब में हर एक का पता रहता है किस देश में कितना इस बार प्रोडक्शन होता है, कितना वायदा, सब कारोबार होता है। दूसरा क्या है कि आप ये देखिए, फिर अचानक ये लगा जब सरकार बात कर रही है, तो उसमें कई सारी चढ़ूनी और दूसरे तमाम ग्रुप को लगा कि शायद ये एक तरफा ना हो जाए, हमको फायदा ना मिले। अचानक आपने देखा होगा कल जाट की खाप पंचायत, बेसिकली खाप पंचायत जाटों की खाप पंचायत होती है, क्योंकि बाकी कोई जातियों की कोई खाप पंचायत का ना कोई उस तरह का अर्थ है, ना उस तरह खापें कभी वो करती हैं रिएक्ट। हालांकि उसकी बहुत लंबी कहानियां बताई जाती हैं और वो तमाम चीजों का बड़ा ग्लोरीफाई आजकल हिंदुस्तान में हर चीज को किया जाता है, तो उसको भी ग्लोरीफाई किया जाता है। हमने ये किया, फला किया, इतिहास में नहीं दिखता है वो, खैर। लेकिन चलिए, हम लोग उस खाप पंचायत पर गौर करते हैं, जो अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, लगातार कांग्रेस के लिए वोट मांगने की तरफ, तमाम चीजों की तरफ दिखती हुई थी। वो उसने कहा है कि अब वो आ जाएगी बाहर, वो निकलेगी, वो तमाम जगह आएगी। लेकिन बहुत ही एक खूबसूरत, अगर आपको वीडियो आपकी नजर से गुजरा होगा, एक युवा लड़के ने हरियाणा के बाकायदा किसान, जो पंजाब के किसान फार्मर है, उसको
उसने उसको एक झटके में इस पूरी पॉलिटिक्स को साफ साफ तार तार कर दिया था। वो वीडियो जिसमें वो कहता है कि पहले ये बता दो कि आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी हैं, खासतौर से हरियाणा के किसानों के, तो एसवाईएल में आपका वो क्या है, जरा उस पर आप बता दिए। बता नहीं पाए, वो कहने लगे आप हमको पानी दोगे कि नहीं दोगे एसवाईएल का। बेसिकली ये तमाम लोग बार बार हो रहे हैं, बार बार ये निकल रहा है कि ये अपने रणनीति राजनीतिक एजेंडे को एक गार्ब में, चूंकि जिससे कि लोगों के अंदर सड़क पर इनके खिलाफ आने की संभावना ना हो, उस तरह से कोशिश करते हैं। हरियाणा की पूरी राजनीति आप देखेंगे चढ़ूनी को लगा था शायद ये बहुत ज्यादा भीड़ नहीं या उस तरह नहीं, लेकिन सरकार चूंकि चुनाव से पहले किसी भी तरह का कोई बहुत जोखिम लेने की स्थिति में नहीं होती है, कोई भी सरकारें नहीं होती, चाहे वो ताकतवर हो चाहे कुछ भी हो, वो कोई भी इस तरह से बचती हैं कि ये किस तरह का स्टेप लिया जाए जिससे कि कोई ताकत का इस्तेमाल होता हुआ दिखे। तो वो उस समय उसने देखा फिर बाद में कि अरे ये तो शायद गाड़ी छूट गई है, तो वो आ गए हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग केस आपने जब पूछा तो वो टिकैत का है। राकेश टिकैत, दरअसल राकेश टिकैत ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो टीवी के माइक है वो गायब हो गए। अब वो उनको पूछ नहीं रहे। पिछली बार आपने देखा होगा उन्होंने पगड़ी वगड़ी बांध के टीवी के सामने, उनको लग रहा था कि हर चीज उन्हीं से पूछी जा रही, और तमाम लोग, चूंकि पिछली बार मैंने उस बात को कहा था और यही कहा था इसी पर कि टिकैत कोई जनाधार वाले नेता के तौर पर नहीं वहां बैठ रहे, वो जो बैठ रहे दरअसल जो पंजाब से आए हुए लोग थे, हिंदी में उनको कम्युनिकेट करने में परेशानी, क्योंकि वो विशुद्ध जो गांव के और मालवा मांझा के अंदर के इलाके के लोग थे, जब वो बोलते थे तो चूंकि ये हिंदी में बोलते थे, और हिंदी में भी ये उस तरह की हिंदी है ह्यूमर का जो दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बहुत जो नहीं कहते कि बहुत मजा आता है उनको, एक फिल्मों के एक जो दौर होता है तो उस तरह की उसमें। अब उनके सामने माइक नहीं है। माइक इसलिए नहीं है क्योंकि जो चौधरी है गांव में, उनसे पूछो कि भाई आप तो निकले नहीं अभी, तो कहेंगे भाई सब काम 36 हो गया, अब क्या बचा। जब जयंत चौधरी जी ने मान ही लिया, उनको मान लिया गया, भाई प्रधानमंत्री जी ने इतनी इज्जत दे दी, बताओ भाई आप। अब भाई जो जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी, जो 36 मतलब आप समझ लो इतने सालों से किसी ने पूरी नहीं की, भारत रत्न बना दिया, बताओ जी चौधरी साहब को, चरण सिंह जी को। अब क्या बचा, तुम बताओ क्या बचा। अच्छा वो ऐसी बात करते हैं, तो अब उसमें कंफ्यूजन फिर टिकैत और नरेश दोनों भाई एक चूंकि खाप के पंचायत होने के नाते, और दूसरे जो एक किसान मूवमेंट जिसको कहा जाता है तथाकथित, जो हमेशा चुनाव से पहले उठ के आता है, वो चाहे 14 हो 17 हो 19 हो, गाजीपुर में हर आदमी को पता है कि किस समय किसानों के आने का वक्त हो गया है। लेकिन उनको ये भी मालूम है कि अगर बीजेपी से पैक्ट हो गया तो ये नहीं आएंगे, और बीजेपी से पैक्ट नहीं हुआ तो अचानक इनको याद आ जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ी विचित्र स्थिति सरकार या किसी की नहीं है, टिकैत की है, राकेश टिकैत की। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं जाऊं या अपने आप के पर तोल लूं, क्योंकि बार बार उसको ये रियलाइज नहीं हो रहा है। एक मैंने बाइट देखी थी, नरेश टिकैत ने 2-3 दिन पहले कहा था कि उनको तजुर्बा नहीं है जयंत को, है ना, अभी तो अच्छा। हम लोगों की नजर रहेगी। हाँ, उनकी नजर मेरे ख्याल रहेगी। से जयंत तो 50 के पार हो गए। नहीं, अभी 44-45 है जैन, लेकिन अच्छा। लेकिन 44-45 बहुत बड़ी उम्र होती है, आज के वक्त में लोग बिल्कुल प्रधानमंत्री होते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। इसीलिए। और लेकिन मुझे लगा कि ये उनके बारे में नहीं कह रहे, ये अपने तजुर्बे को बार बार भूल रहे, जो इनके पिता ने किया, ये दोनों भाई करके देख चुके, और अभी मन नहीं भर रहा है, क्योंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जब अपनी चढ़त पर थे, जिसको हम ये कहते हैं कि जब वो उरूज पे थे, उस वक्त जब नईमा कांड हो चुका था, आपको याद होगा मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के एक नेता सईदुज्जमा हुआ करते थे, एक लड़की के गायब होने पे पूरा, तो वो पहली बार एक ऐसा था, चूंकि वो मुस्लिम कोज था तो मुस्लिम लोग थे उसमें, चौधरी टिकैत कूदे तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो भाई बहुत बड़ा हुआ। उसके बाद उनको लगा कि वो अजीत सिंह को चुनौती दे सकते हैं, तो लिहाजा उन्होंने अपने एक आदमी को, कैंडिडेट को खड़ा किया। चौधरी नेत्रपाल हुआ करते थे, वहां मुजफ्फरनगर में रहा करता था, उसको लड़ाया खतौली से, जहां तक मुझे याद है वहां से चुनाव लड़ाया गया, 2,500-3 हजार वोट आई, जिसको बाबा चौधरी टिकैत मंगा रहे थे, और उनके कैंडिडेट अजीत सिंह के अपने आप जीत जाते वो आगे, और सबसे ज्यादा उस वक्त जीते थे, क्योंकि इनका वो जब 2002 में इनके साथ पैक्ट था, क्या नाम, राजनाथ सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय पैक्ट में ये लोग सबसे ज्यादा सीटें आज तक उसी समय मिली हैं। 2 ही बार इसको मिली है सीटें सबसे ज्यादा, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को, एक बार जब इनके साथ विधानसभा में, दूसरी बार 2009 में जब इनका पैक्ट बीजेपी के साथ ही था, एनडीए के साथ था, तब इनको 5 लोकसभा में मिली थी, जिसमें तुरंत बाद में इन्होंने मनमोहन सिंह की, जैसे ही फैसला आया था, रिजल्ट आया था,
बाहर निकल के उन्होंने टीवी पे कह दिया, कहने लगा भाई मनमोहन सिंह जी ईमानदार आदमी, क्या बात है। तो वो मतलब ये एक बदलाव की राजनीति वहाँ मुजफ्फरनगर में हमेशा चलती है। तो उसके बाद खुद इन दोनों भाइयों ने ये ट्राई किया कि ये अजीत सिंह को या अब जयंत चौधरी को कोई टक्कर दे सकते हैं या उनके अंदर, तो लेकिन वो खुद उनमें होते हुए बार-बार भूल कराती है, ताकत का एहसास आपको बार-बार आपसे गलती कराता है और ये तजुर्बा बार-बार भूलते हैं। अभी भी इनके अंदर मुझे लग रहा है ये है, क्योंकि मैं इस मूवमेंट को देख रहा हूँ, क्योंकि जयंत चौधरी कह चुके हैं कि भाई मुझे इस पे कोई बात नहीं करनी, जब चीजें हैं। अभी वो अपने गांव भी गए थे नूरपुर में, उन्होंने कहा कि सही समय पे हम लोग बात भी कर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो किसानों के हिमायती होते हैं उनके मुखौटे उतार देंगे सही असली समय पे। तो वो क्लियर कट बात कर रहे हैं, लेकिन टिकैत ये समझ नहीं पा रहे। आप देखें उनके कुछ लोग 4-5 लोग एक गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं और वो वहां के कैलने साहब उन्होंने टोपी लगा ली, वो लगा लिया। और जो जिस तरह से टोल पर अगर आप कभी जाएं मुजफ्फरनगर या मेरठ या इधर की तरफ जाने वाले टोल पर, तो आपको खुद पता चल जाएगा किसकी गाड़ी को बिना पैसे लिए जाने दिया जाता है। टोल की राजनीति के अलावा इनका कोई काम नहीं होता है। टोल पे कैसे क्या करेंगे? मैं तो मेरे घर जाता हूँ तो मुझे मालूम है, मैं तो पैसे दे के निकलता हूँ, पैसे दे के आता हूँ। आज तक भी जैसे ही आप वहां देखेंगे एकदम दरवाजा खुलेगा, एकदम वो जाएंगे। तो वो राजनीति इनको ये एहसास करा रही है कि ये ताकतवर है। लेकिन अगर आप सब गांव में घूम के देखेंगे, मैंने उन्हीं उन्हीं गांव में से लोगों से बातचीत कराई है जिन जिन गांव में 2022 के चुनाव में उन तमाम लोगों ने कहा था भाई नाश कर दिया योगी जी ने, मोदी ने, तो बस करक खत्म कर दी साहब किसान की, और अब क्या देखेंगे। उसके बाद वो चुनाव हार तो गए बुरी तरह से, लेकिन उसके बाद अभी उन्हीं गांव में जब उनसे बात की गई उन्हीं लोगों से, तो उनका कहना ये था, कहने भाई मोदी जी से बढ़िया आदमी कौन हो सकता है, आप बताओ कोई है बढ़िया प्रधानमंत्री। तो ये हम्म, टिकट को कंफ्यूजन ये हो रही है। तो 21, 22, 25, 26 वो कुछ नहीं है। वो हो सकता है कि उसको अपनी ताकत को दोबारा देखना हो, लेकिन आप ये देखेंगे एक तो उसको टिकट नहीं मिल रहा, कोई उसको टिकट नहीं दे रहा है, 2 ही सीटें मिल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी, 2 ही सीटें मिल रही हैं, जिनमें से बागपत से खुद चौधरी जयंत लड़ेंगे, बागपत सीट से, और बिजनौर सीट पर वो किसी गुर्जर को लड़ाएँगे। हम्म, राज्यसभा में हो सकता है वो किसी मुस्लिम को भेज दें या किसी और को भेजें, जो भी उनका एक समीकरण हो सकता है, लेकिन वो इस समीकरण को इसके हिसाब से साधना चाहते हैं। तो इसके बाद राकेश टिकैत को लगता है कि कम से कम 2 कैमरे तो आएँ, 10 कैमरे तो आएँ। तो ये कैमरों के बयान हैं, इनके पास कोई ताकत इस वक्त नहीं है। तो जो किसानों का मुद्दा है इस वक्त, जो जब हम लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त किसानों को जवाब देना था, उनको ये बताना था। आखिरकार उन्होंने डल्लेवाल ग्रुप और वो जो है उस ग्रुप को जिन्होंने वो बातचीत में हिस्सा लिया था, कि आखिर उनका फैसला क्या है। तो इंतजार हो रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि सरकार वहां से आगे मूव नहीं करने देगी और इनको वो नहीं करने देगी। और रही बात टिकैत की, तो यूपी के किसी हिस्से में इनको कोई ताकत अब नहीं मिलेगी, ना इनको कोई मिलनी है, क्योंकि चौधरी जयंत जो है जब तक एनडीए में है तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खापों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, चूंकि सिर्फ किसान का वर्ड हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में जाट ही मतलब मान लेते हैं कि वही सब किसान है सब जातियों के, तो उनको कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। हम्म, तो और चूंकि बाकी जातियों के किसानों को, मैं भी उसी में से आता हूँ, तो उनमें से हम्म, किसी को तो कोई दिक्कत थी नहीं इस वक्त। तो लिहाजा आप ये मान लीजिए कि जब तक वो है टिकैत सिर्फ इस तरह की टीवी की बाइट्स जरूर देते रहेंगे, आपको कभी कुछ और कर देंगे। ना तो वो इस बार बक्कल उतारने में लगे हैं, ना वो किसी और तरह के, जो अभी आया नहीं टीवी पे, हालांकि यूट्यूबर्स पहुंच गए होंगे उस तरह के जो जिनसे उनसे बाइट लेंगे, वो निराश किया उनको, यूट्यूबर्स को निराश किया टिकैत ने अभी तक, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और थोड़ा एक ये भी बताएंगे, इन्होंने जो है ना ये अपनी पगड़ी क्यों बदल दी? पहले हरी पगड़ी पहनते थे, आजकल भगवा पहन रहे हैं, क्या चक्कर? दरअसल उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये था, जब याद है आपको पगड़ी बांधी गई थी हमारे यहाँ, पगड़ी जो है हाँ, चौधरी बड़े भाई को बांधी जाती है जनरली, आपने देखा होगा परंपरा में। तो इनके बड़े हम्म, भाई के पास वो पगड़ी थी, लेकिन उसके बाद जो दी जाती है कि साहब आपको हमने पंचायत की पगड़ी दे दी, तो उन्होंने पंचायत की पगड़ी ले ली। पगड़ी का कलर उस वक्त वहां था हरा, लेकिन वो ये मोह नहीं बार बार छोड़ पाते। मैंने आपको कहा कि उनकी दिक्कत ये है, टीवी कैमरा, कैमरा बड़ा ताकतवर चीज है संजय जी। ये आपने देखा होगा, अक्सर कोई राजनेता कुछ भी बोल जाता है कई बार। अभी हालांकि थोड़ा सा आने लगे लोग, धीरे धीरे ट्रेन होने लगे, आपने देखा होगा बाकायदा इनकी अब ट्रेनिंग होने लगी। जो नए लड़के आ रहे हैं वो ये जानते हैं कि टीवी पर कितना बोलना है कितना नहीं बोलना। लेकिन पुराने नेताओं को समझ में नहीं आता था कि ये इनकी तरफ अभी भी देख रहा है, तो बोलना तो बोले ही जा रहा है।
तो उसी तरह से टिकैत कैमरे का मोह नहीं छोड़ पा रहे। तो उन्होंने इस बार जो है कोई ये ना कह दे कि साहब ये जो है इनको पुराना सब मामला है, ये जब इनको यहाँ पगड़ी हरी बांध दी गई थी तो उस वक्त तो उनके पास कारण था। इस बार वो अजीत सिंह जी का मोह भी, उनका जयंत चौधरी का मोह भी नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि मोह इसलिए नहीं छोड़ पा रहे और ना तो 1 मिनट में छोड़ दें, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी ताकत नहीं है। और ये बात सही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट वोट आज भी 1967 से लेके आज तक अगर उनका कोई एक है, वैसे पार्टी के पास अब बीजेपी के पास काफी लोग चले गए हैं, बहुत ताकत हो गई है, लेकिन आज भी अगर कोई एक मुश्त आदमी आके कह सकता है कि किसी के वोटर है तो वो चौधरी चरण सिंह की फैमिली के हैं। अब इन्होंने जो ये रंग बदला है, मुझे लगता है टीवी पे वो बहुत बेहतर दिखाई देती है, टीवी पे सुंदर दिखना उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए उन्होंने एक फैशन को और टीवी को दोनों को जोड़ लिया है। लेकिन कैमरे गायब हैं, दिक्कत ये है। उनको लग तो रहा है, अब आप उनकी पगड़ी देख के मुझे लगता है कोई ना कोई टीवी पे भगवा पगड़ी अच्छी दिखाई पड़ती है। लोगों ओके। को हरी पहना दी, कुछ अपने लोग आप भगवा पहन कुछ लिया। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भई ये जो है ये सिख धर्म कबूल कर चुके हैं। बेसिकली वो बेचारे टीवी धर्म कबूल कर चुके हैं, आप बार-बार गड़बड़ कर रहे हैं। वो आप मान नहीं रहे हैं मेरी बात। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि उन्होंने टीवी का धर्म, कैमरे का धर्म कबूल किया है। क्योंकि जनरली वो सिखिज़्म से भी किसी को कोई वो है नहीं, सब एक हिस्सा है, वो सब मानते हैं, भले ही कुछ के ग्रुप या कैनेडियंस या वो जो आप जो कौन से मैकालिफ जो आपके एक टर्म है, हुँ, जिसको आप उन मैक्सिक सिखों को, हाँ, तो अगर आप उनको छोड़ दीजिए, तो सब लोग कोई भी कुछ भी पहन ले, तो इनको, इनकी दिक्कत ये है, ये पहन के भी वो नहीं हो सकते। इनको जैसे ही आप करेंगे, हालाँकि वो एक बयान याद है आपको आया था, एक वही मैकालिफ जो है कह रहा था कि साहब जाटों को जाट आ जाएँ, हम धर्म ये है, वो सब चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको इस बात से बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनको अगर आप कैमरे टोपी में मिलवा सकते हैं तो ये टोपी पहन लेंगे, अगर इनको कैमरे पगड़ी से आए तो ये पगड़ी पहन लेंगे, और अगर आप वैसे इनको कह दें कि यहाँ 50 कैमरे इसके बिना रहेंगे तो वो उससे भी आ सकते हैं। तो मैं नहीं मानता कि उनका कोई धर्म परिवर्तन का या उसका, इनका कोई धर्म परिवर्तन नहीं। इनके बारे में अगर मुजफ्फरनगर में किसी भी किसान से आप पूछेंगे, चौधरियों से ही, मैं ये नहीं कह रहा बाकी किसी से, क्योंकि किसान का तो पेटेंट इनके पास है, बाकी तो कोई किसान होता नहीं है। हालांकि वहां जमीनों के हिसाब से देखेंगे तो वहां बाकी कौमों के पास बहुत जमीनें हैं, त्यागी बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं मुजफ्फरनगर और मेरठ, सहारनपुर अगर आप जाएंगे, राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या है, गुर्जरों के पास बहुत बराबर की जमीन है, सैनी है, मतलब अलग है सब। लेकिन चूंकि किसान एक नाम, पेटेंट इनके पास है, तो वो ठीक है, तो उस पेटेंट को कहीं जाने नहीं देते हैं, तो वो पेटेंट इनके पास है, तो लिहाजा इनको कोई भी आदमी इनके बारे में पूरी कहानी बता सकता है। अभी तक ना कोई संपत्तियों का हिसाब दिया गया, इनके पास कितनी जमीन थी, चौधरी टिकैत के पास, जो महेंद्र सिंह टिकैत थे उनके पास कितनी जमीन थी, ये अब कितनी है, ये सब चीजों के बारे में सबको पता है। लिहाजा ये सिर्फ ईडी को उन भी पता होगा, है, ईडी को भी पता होगा। ईडी को शायद, लेकिन चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग वाले में नहीं आएंगे, इसीलिए ये सब अभी, दरअसल पंजाब के किसानों में वेस्टर्न यूपी में एक अंतर है। वेस्टर्न यूपी का किसान अभी भी जो जमीन है, जैसे ही पैसे आता है तो अपने इलाके में खरीदना चाहता है, पंजाब में वो कैलिफोर्निया में खरीदना चाहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा फंस जाता है मामला, ये ईडी के दायरे से बाहर आ जाता है। हालांकि लोग सवाल करते हैं कि आखिर इन पर ये कार्रवाई क्यों नहीं होती। बहुत सारे इनके सहयोगी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, 1994 में 95 में जो सबसे ताकत का दौर था, आपको याद होगा, किसान, भारतीय किसान यूनियन का, उस वक्त चौधरी टिकैत के सबसे करीबी हुआ करते थे, वो उन्हीं की गाड़ियों में जाया करते थे। वो भारतीय किसान यूनियन के मुजफ्फरनगर के जो सबसे, चूंकि एपी सेंटर वही है ना, जो किसान यूनियन है उसका एपी सेंटर मुजफ्फरनगर में है, जहां इनका गांव आता है सिसोली। तो वहां ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जो इधर मोरना के हैं, वो बहुत ताकतवर, वो एक एक संपत्ति के बारे में चैलेंज कर चुके कि आगे बताओ यार, आप लाए कहां से हो, आपके पास तो 35 बीघे 30 बीघे खेत था, ये अचानक कितने हो गए, ऐसा कौन सा गन्ना पैदा हो रहा जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा, जो आपके यहाँ हो रहा। हमारा गन्ना भी 330 रुपए मील में जा रहा, तुम्हारा कितने 33,000 रुपए पर गन्ना मील में जा रहा क्या। क्योंकि इसीलिए इन सबके बारे में सबको मालूम है। तो जो ये जो रंग बदलते हैं, पगड़ियों के रंग बदले या खुद के रंग बदले, वो ताकत, पैसा, उसको बचाना
और आगे बार्गेनिंग की ताकत हासिल करना है, क्योंकि जनता के अंदर इनको मालूम है इनकी हैसियत 9,000 वोटों की है, जब को इनको आरएलडी का टिकट हो, तब 9,000 वोटों की ताकत है। इसीलिए वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक। और एक दूसरी बात और भी है संजय जी, जो लगातार धीरे-धीरे किसी भी आदमी को जो कानून को मानता है, जो टैक्स देता है, जो रोज बेचारा सर्विस करने जाता है और घंटों वहां सामने खड़ा है, जिसके सामने ये कुछ लोग बैठे हैं सड़क पे, पैर फैला रखे हैं उन्होंने, और अपनी गाड़ी 2-4 बस गाड़ियां हैं आड़ी तिरछी कर रखी, उनके लिए 1500 पुलिस वाले, 5,000 खड़े हैं, लेकिन वो जो आदमी बेचारे, हजारों आदमी रोज उससे उतरता, आप ये सोचिए जिसकी कमाई सिर्फ 200-300 रुपया, 400 रुपया रोज की होगी, वो आप समझिए उसको गाड़ी बदलनी पड़ती है, वो वहां पहले रुकता है, पैदल आता है, और हर एक आदमी के काम के घंटे बढ़ गए, उसको डर ये रहता है शाम को जब पहुंचेगा तो जाम 3 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का, उस पर कोई चर्चा नहीं, और उसी का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं जो अपनी न्यूसेंस वैल्यू, आप बार बार देख रहे हैं ना कि हम भर देंगे, हम सड़कें रोक देंगे, हम दूध रोक देंगे, ये किस तरह की धमकी आप देना चाह रहे हो? और इनकी बात सुनी जाती है, ये बात तो सबको लगता है ना, ये बात सबको लगती है, उनको कमजोरों को लगती है, क्योंकि शहरों में तो कोई कबीला होता नहीं, शहरों में तो कोई खाप होती नहीं है, मैं कहीं का हूं, बराबर वाला कहीं का है, तीसरे वाला कहीं का है, तो बहुत रेयर होता है कि किसी एक इशू पे, ऐसे इशू पर जो व्यक्तिगत, क्योंकि ये तो किसानों का भी नहीं, सिलेक्टेड कास्ट और सिलेक्टेड रिलीजन रीजन का एक मूवमेंट ज्यादा दिखता है, और वो साफ दिखता है। बहुत सारे लोग इस बात से लेके मुझे लगता है ना इत्तेफाकी मेरी से करें या कुछ कहें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आंखें खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा, अगर आप आंखों पे चश्मा काला रख के चले आएंगे और कहेंगे मुझे दिख नहीं रहा, तो ये सूरज की गलती नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई देती है। हजारों लोग वहां, अभी एक भी किसान नहीं है, आप ये सोचिए गाजीपुर बॉर्डर पर अभी एक भी किसान नहीं है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी कीले, पूरा वो, और हम जैसे लोग भी सुबह 8 बजे घर से निकल जाते हैं, सुबह 8 बजे डॉट निकल जाना होता है, क्योंकि हमको मालूम है अगर आधा घंटा 1 घंटा हो गया तो आपको अगले 3 घंटे फंसना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए कि इनकी वजह से कितनी न्यूसेंस वैल्यू है इनकी, कि सरकारों को घुटनों के बल ला रहे हैं। तो ये तो है, तो वो बात उनको ताकत तो देती है। हालाँकि अगर जनता, मैं इन्हीं की इस ताकत को फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर इनकी इस ताकत को इस वक़्त देखें तो इनको कोई पानी देने वाला नहीं है, कोई ट्रैक्टर इनके लिए निकलने की तैयार नहीं है। हर जगह वैसे तो आपने देखा होगा, कम से कम कितनी किसान यूनियन है, मैं भारतीय किसान यूनियन, भानु ग्रुप भारतीय किसान यूनियन, अम्बावत ग्रुप भारतीय किसान यूनियन, अब कोई महात्मा हो गई है भारतीय किसान यूनियन, टिकैत है, तो इतनी तो किसान यूनियन है, जितने आदमी है उतनी यहाँ एक किसान, भारतीय किसान यूनियन शायद पूर्ण सिंह भी है, कुछ इस तरह की तो यूनियंस हैं। ये सब छोटे छोटे सेंटर हैं, एटीएम खोले हुए हैं, जाके अपना एटीएम से पैसा ले आते हैं सरकार के। वो अब यहाँ यूपी में तो नहीं मिल रहा है, कम से कम मैं ये कह दूंगा कि यूपी में अभी इनको ना कोई इनसे मिल रहा है, ना इनकी कोई हैसियत है। बाकी बॉर्डर्स पर ना जाके आप सिर्फ बार बार आप देख रहे होंगे कि चुनाव से पहले कर दीजिए, आचार संहिता लगाने से पहले कर दीजिए, चुनाव में आप मोदी जी के खिलाफ कर दीजिए, ये सब कर दीजिए। अरे भाई सीधा तरीका ये है कि इस वक्त किसानों के पास सबसे बड़ा मौका इस समय संजय जी, मैं ये कहूंगा इससे शानदार मौका किसानों के पास कभी नहीं आएगा। आप जाइए और मोदी सरकार को पलट दीजिए, अभी 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद हरा दीजिए मोदी को। वो जितना कह रहे हैं आप, वो 400 कह रहे हैं, आप 40 पे ले आए उनको। भाई अल्टीमेटली कांग्रेस 40 पे आई ना, 44 थे, तो आप इनको भी ले आओ। आप देखोगे वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। वो धमकी, वो तेरा बयान, वो सब चीजें कि साहब इनको 10-10 हजार रुपए पेंशन दे दो, ये दे दो। ये ऐसा ही होगा जैसे मैं ऑफिस आता हूँ, ये भी मेरा आज के काम की मनरेगा भी मुझे दे दो, उसके बाद मैं रिटायर होऊंगा, इसका भी पैसा दे दो, सैलरी तो मैं ले ही रहा हूँ, है ना? किसान मतलब अजीब सी माहौल है। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी इन बातों से, देखिए जनता अब इनसे चिढ़ती है, और ये सही मायने में किसानों के खिलाफ, बेसिकली शहर के मध्यम वर्गों को, और जो शहर में रहने वाले वो वर्ग है, उन सबको ये वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उन सबको उनके खिलाफ कर रहे हैं, जो बहुत खराब बात है कि आप अगर लोगों के अंदर से ये खो देंगे, जब तक आप लोगों के अंदर ये खो देते हैं संजय जी, सहानुभूति या समानुभूति, दोनों हिस्से खत्म कर देते हैं, तो ये धीरे धीरे ये जो सुपारी पे राजनीति करने वाले, सुपारी पे आंदोलन करने वाले, और जिनका वर्ड तो आपने शायद आंदोलन जीवी लिखा था, तो ये तमाम लोग वही हैं। इन आंदोलन जीवियों के पास और कोई कारण नहीं। चाहे आप देखिए, हो सकता है सरकार चुनाव को लेके थोड़ा बहुत नीचे झुक रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके लिए
ये कोई बहुत राहत दे पाने की स्थिति में सरकार भी नहीं है, क्योंकि ये मांग इस तरह की नहीं है जो पूरी हो सकती हो। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारी चीजें, हम लोग खुद किसान हैं, हम लोग खुद गन्ना बोते हैं, हम लोग खुद गेहूं बोते हैं, मुझे मालूम है कितना जा रहा, कितना मील में कब जाएगा, वो सब मालूम है, लेकिन उन सबका कोई ग्राउंड पर रियलिटीज में इन सबका कोई हक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए भेजे गए किसान हैं, जो जिसमें जिन्होंने ये कहा था, याद होगा आपको बयान आम आदमी पार्टी के उस समय थे कि वो पंजाब में क्यों नहीं दे देते, पंजाब से यहाँ क्यों आने देते, अभी आप खुद पंजाब से भेज रहे हैं और हरियाणा के लोगों को जो है आप तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में आप अभी अचानक आपने देखा होगा कि वो जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स हो गया कि साबो अंगीठी जलाते हैं जो मजदूर, इस तरह के बयान आते हैं। मतलब आप सोचिए कि ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देख रही होगी, लेकिन मुझे कई बार ये डर लगता है कि जब आप किसी चीज पर सही फैसला नहीं लेते हैं, सही और उसकी माप सही नहीं होती, चाहे वो कोई भी सरकार हो, घुटनों के बल गिरती है या सही समय पर एक्ट नहीं करती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसकी कीमत चुकाती हैं। और पंजाब वो सेंसिटिव बॉर्डर्स है जिसकी कीमत हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ चुकाई है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सरकार, चूंकि उनके पास फाइलें हम लोगों से ज्यादा, सब लोगों का एक्सेस होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में जो है वो आज की डेट में भी ये सरकार जो है झुकती हुई नहीं दिख रही है, किसी के विचलन पर नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जिस तरह के एक्शंस होने चाहिए उस तरह के नहीं है, क्योंकि आप दिल्ली को सेव करना चाहते हैं, लेकिन आप उन लोगों का सोचिए जो यूपी के बॉर्डर्स पर हैं, यूपी के बॉर्डर्स हैं सारे, उन उन शहरों की सोचिए, और जो फतेहगढ़ में या जहां ये लोग हैं वहां ऐसा थोड़ी सब इनके साथ होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए और थोड़ा उस पर एक्शन उसी तरह होना चाहिए। ये जो हरियाणा में कहा जा रहा है कि साहब हम दूध नहीं जाने देंगे, सब्जी नहीं जाने देंगे, ये जो चड़ूनी है, तो इसका किसानों में, हरियाणा के किसानों में इतना प्रभाव कैसे है? क्योंकि ये तो सिख हैं और हम जानते हैं सिखों की संख्या तो हरियाणा में बहुत कम है, तो ये जाट खापे जो हैं ये इस चड़ूनी को बातें कैसे मान लेती? देखिए, एक बात हमेशा, मतलब हम लोगों को इतने दिनों में ये सीखा है हम लोगों ने कि जब स्वार्थ समान होते हैं, जब स्वार्थ समान होते हैं, तब बहुत सारे लोग आपको एक साथ दिखाई देंगे। याद होगा आपको 77 में जब पार्टी बनी थी जनता पार्टी, तो उसी जनता पार्टी में चरण सिंह जो थे वो पहले, सबसे पहले उस मीटिंग में ही, जो ये पहली मीटिंग हुई थी जिसमें जेपी ने बुलाया था उन लोगों को, तमाम पार्टियों को, और उसमें सब लोग थे, तो उसने कहा कि संघ वाले हमारे साथ नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तमाम लोग नहीं हो सकते। आप ये सोचिए उस वक्त शुरुआत ही ये है, लेकिन वो लोग न केवल मिलके चुनाव लड़े, उन्होंने सत्ता हासिल की और चूंकि फिर बाद में बिखर गए। और उसी तरह से इन लोगों का एजेंडा जब एक हो जाता है, किसी भी तरह मोदी या ये जो सरकार काम कर रही है, चूंकि आप इसको चुनाव में नहीं हरा पा रहे हो, आप इसके पास इसकी पॉलिसीज का सामना नहीं कर पा रहे हो, आप इसकी पॉलिसीज की काट नहीं दे पा रहे हो, ये कास्ट डिवाइड को तोड़ के सरकार आगे बढ़ रही है। वरना पहले जो याद होगा आपको, एक समय में तो 2014 तक आपको याद होगा, 2004 से लेके 2014 के बीच की राजनीति ये तय हो गया था कि चूंकि यादव यहाँ इतने हैं तो इनको इतनी सीट देनी, ये राजपूत हैं इनको इतनी सीट देनी, मतलब पूरी तरह से ये देश कास्टिस्ट, और अब वापस वहीं ले जाने की कोशिश हो रही है। आप देखें जो जातीय गोलबंदी है, जैसे राहुल ने कल भी कहा कि राहुल गांधी ने कि पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। पूरा तमिलनाडु 67 से 70% के करीब रिजर्वेशन लिए हैं। इसके अलावा बाकी तमाम जगह पर, आंध्रा, तमाम जगह पर रिजर्वेशन अलग अलग हैं। इसके बाद आप इधर आ जाइए, 1989 से अगर आप पूरी ताकत के साथ देखें, बिहार में तो पिछड़े हैं जो मुख्यमंत्री हैं, यूपी में बहुत अरसे बाद, चूंकि योगी है, किसी कास्ट का हालांकि हटा के दिया गया वहां, वरना तो आप मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, मायावती, ये तमाम लोग आप देख रहे थे यही मुख्यमंत्री थे। तो कहाँ ये सब चीजें क्रिएट हो रही हैं, ये दरअसल उस दिन भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वही मैं जिक्र दोबारा कर रहा हूं कि जिस तरह से
कांग्रेस के पास अपनी जो कैपेसिटी थी रिनोवेट करने की और अपनी लीडरशिप को चेंज करने की, समय के बाद उसमें नए लोग आते थे और सब हो जाते थे। अचानक आपने देखा कि जब राजीव गांधी आए तो उनके पास जो स्टॉक आया वो नया स्टॉक था, लेकिन वो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो तमाम लोग थे उस समय के वो लीडर हार के बाहर हो गए। दून स्कूल का जो क्लब आया उसने ताकत हासिल की, और जब वो अचानक इनको मिला नरसिम्हा राव को, तो नरसिम्हा राव तो पूरी तरह एक अलग खेमे में खड़े होकर राजनीति कर रहे थे उनके खिलाफ, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे अर्जुन सिंह हो। आप देखेंगे तो जो कांग्रेस की एक पूरी आइडियोलॉजिकल क्लैश थी वो आपस में भिड़ी, और जब सोनिया गांधी आई तो उनके पास कौन लोग रह गए, उनके पास अहमद पटेल रह गया, उनके पास मोतीलाल वोरा रह गए, या जितने भी ये लोग थे, ये मणिशंकर अय्यर या तमाम लोग, दिग्विजय सिंह, इनका रिप्लेसमेंट नहीं कर पाई, क्योंकि सोनिया गांधी का उतना ग्राउंड का टच नहीं था, उतना ज्यादा नहीं था, तो वो उस कोटरी को ना कंट्रोल कर पाई ना उसको रिप्लेस कर पाई। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस जो है एक चमत्कार के तौर पर 2004 में वापस लौटी थी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि कोई एंटिसिपेशन नहीं था, वो एक चमत्कार के तौर पर वापस लौटी। और जब राहुल गांधी आए तो वही लोग, चलते हुए लोग अचानक गायब हो गए, क्योंकि चाहे मोतीलाल वोरा हूं, चाहे आपके ये जो कौन कौन लोग, दिग्विजय सिंह है या तमाम लोग हैं, यही लोग थे, या ये हट गए, इनके पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं था। लिहाजा कांग्रेस को मिले कौन लोग, कन्हैया, संदीप, ये तमाम लोग, जो लेफ्ट ने था उसने आके इनका हिस्सा भर दिया, लेफ्ट खत्म हो गया था, उसने अपनी नई टीम इधर पहुंचाई, और आपने जो खांटी कांग्रेसी हुआ करते थे जिनका आइडिया एक सामाजिक, जिसमें सब तरह के लोग मिलते थे, आपको कांग्रेस में तो मानना पड़ेगा कि आपको हर किस्म का चोर साधु सब किसी वहीं दिखाई दे जाते थे एक ही पार्टी ऑफिस में। लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा, आपको जिग्नेश मेवाणी है ना, आपको ये तमाम कन्हैया कुमार, या इस तरह के जिनके भाषण उनको लगा राहुल गांधी को कि ये बहुत शानदार आग उगलते हैं, लेकिन वो तो कम्युनिस्ट हमेशा से बोलते रहे, वो तो देश को 17 टुकड़े जब करना चाहते थे उस समय भी ऐसे ही बोलते थे, 1920 से ऐसे ही बोल रहे हैं, चाहे एम एन रॉय की तरह से। तो ये समझ नहीं पाए कि कांग्रेसी इनको भाव नहीं देते थे। लिहाजा जो ये मौजूदा कांग्रेस आप देख रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, इसीलिए इनकी दिक्कत ये है। अभी हालांकि आप देख ही रहे हैं कि कमलनाथ भी भाग रहे हैं, हालांकि कमलनाथ को लेने को लेकर बीजेपी के अंदर ही काफी वो चल रहा है, लेकिन बीजेपी, मुझे पता नहीं इस बार मोदी जी जो 400 को लेके गंभीर है, तो वो किसी को छोड़ेंगे या नहीं दूसरी पार्टी पर, ये समझ में नहीं आ रहा लेकिन फिलहाल तो यही चल रहा है। तो कांग्रेस की दिक्कत ये है। और इसके बाद चढ़ूनी जैसे लीडर जो आए हैं, उन लोगों ने जो कांग्रेस के हरियाणा में ताकत है वो सिर्फ जाट वोटर्स है। आप ये देखिए, सिर्फ जाट वोटर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके साथ है, चूंकि मनोहर लाल खट्टर पूरी तरह से एंटी जाट वोटर्स पर आए हैं, जो कभी भजन लाल की पॉलिटिक्स हुआ करती थी। अब चढ़ूनी के साथ वापस वही लोग हैं जो उस मूवमेंट में भी थे, वही थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के आदमी। अभी भी जानते हैं आप इसको ताकत में, कई बार ये सोचते हैं कि ये अचानक इतनी ताकत इस बार नहीं मिली, क्योंकि आज की डेट में दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी सवाल हो रहा है कि कब उनके घर के बाहर श्री राम का झंडा लहराने लगे। और वो जो जिस तरह से भी आपने कल देखा होगा कि अचानक कमलनाथ के जो कोठी पर दिल्ली में जय श्री राम का झंडा लहराने लगा, तो समझ में, इसी तरह से दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का भी ये बहुत तेजी से चल रहा है, जैसे मनीष तिवारी का चल रहा है उसी तरह से था। तो इसी ढोल ड्रम में ना तो ये फैसला कर पा रहे हैं, जैसे हरियाणा में आप देखो, खाप पंचायतों ने वोट कर ली, मीटिंग कर ली, लेकिन अभी निकले नहीं है, वो निकले नहीं है, जबकि पहले दिन से थे पिछली बार, इस बार नहीं निकले हैं। उसी लिए चढ़ूनी भी उस ताकत को अभी तक, पहले उसने मना किया था, याद कीजिए कि मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, याद है ना आप, जो शुरुआत मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई, मेरे से कोई पूछा नहीं गया। अचानक उसको लगा कि ये तो रेल जा रही है, मैं बैठा ही नहीं हूँ। और उसके बैठने से ज्यादा उसको ये मालूम था कि ताकत उसको उन्हीं खाप पंचायतों से मिलनी है, कांग्रेस की गाड़ियों से मिलनी है, कांग्रेस के ट्रैक्टर से मिलनी है। और वो अभी तक असमंजस में है। जो सबसे बड़े लीडर इस समय है कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, अगर हुड्डा वहां से चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि, जो यहाँ का किसान कह रहा, हमारे यहाँ पारवे बोलते हैं हरियाणा के, चूंकि हमारे और उनके यहाँ रिश्ते होते हैं, इस पूरे वेस्टर्न यूपी बेल्ट के, यमुना के किनारे के इधर के गांव वाले उनको पारवे बोलते हैं, उधर वाले इधर वो को पारवे बोलते हैं। तो ये दोनों पार अगर वो चले गए तो इधर बागपत, और पार करते ही नदी उधर है,
रोहतक आप जाएंगे पानीपत और उधर फिर आगे बढ़ के रोहतक, तो इसीलिए दोनों पारवे अगर चले गए बीजेपी पे तो फिर कांग्रेस विरोध करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा वहां, ना चढ़ूनी बोलेंगे ना कोई बोलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है ये जो चढ़ूनी की ताकत है, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए एक ग्रुप की ताकत है, बस। जी, तो फिर मतलब लग रहा है कि वही ढाक के 3 पात ही रहेंगे, कुछ इसमें से ये जो बैल है ये दूध नहीं देगा। ये कोई भी कंस्ट्रक्टिव आइडिया लेके चूंकि आए नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव उससे कोई प्रोड्यूस नहीं होगा। कोई आपका आइडिया इस तरह का है, हो सकता है मैंने आपको कहा कि मुझे ये बेहतर लगा पढ़ने के बाद। मैं सोच रहा था कि सरकार इस तरह से अगर 5 एमएसपी की बात कर रही है, पहले ये मना कर रही थी, इसके एक्सपर्ट्स तमाम लोग टीवी चैनलों पर जाकर गणित समझा रहे थे, लेकिन फिर जब उनको पढ़ा कि कपास, आपका तुहर, उड़द और ये सब है मक्का, तो ये सब तो आपको जरूरत है, तो ये बेहतर है। तो सरकार ने उनको ऐसा कुछ नहीं दिया, सरकार ने बहुत कैलकुलेटिव मूव किया है और बाकी चीजों पर कोई चर्चा। सरकार तो वैसे भी चाहती है कि ये धान और गेहूं से दूर निकले यस, और वहाँ ये क्योंकि धान और प्रॉफिट गेहूं लेवल जो से है वो जिसमें सबसे ज्यादा पानी, सबसे ज्यादा गेहूं को खींचता हुआ मतलब गन्ना जो है पूरा, अगर आप देखेंगे 24 मीटर वर्टिकल कॉलम में 90s में नीचे जा रहा था पानी का वाटर रिचार्ज इधर का। कभी ये देश का सबसे बेहतर पानी का इलाका था जहां नीचे जा रहा था। तो सरकार चाहती है कि तिलहन, और हम लोग इतना आयात करते हैं दलहन और तिलहन, तो उसपे तो सरकार को तो फायदा है। तो मुझे लगता है कि इनको ये फायदा हो सकता है कि सरकार जिसको अपने फायदे में इस्तेमाल करे, देश के लिए इस्तेमाल करे, वो कुछ चीजें मिल जाएं, लेकिन बाकी तमाम चीजें, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ने आए थे। आपको याद होगा योगेंद्र यादव जो पिच तैयार कर रहे थे इस बार, वो उनके लिए क्या तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनका बयान जरूर मैं बता सकता हूं जो 2024 के चुनाव के बाद होगा, 25 मई को जो 23 मई को जब रिजल्ट आएगा, तो उनका बयान इस तरह का होगा कि मैंने राहुल गांधी के लिए पैड बांधे, उसके हाथ में वो दिया, बैट दिया, ग्लव्स पहनाए, है ना, लेकिन वो बैटिंग नहीं कर पाए। हमने तो दिया था क्योंकि पिच तो बना चुके थे इस बार, तो इस बार उनको आगे जाना होगा अपने बयान के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई इनको फायदा नहीं होने जा रहा, क्योंकि इसमें जो किसान है, मान लीजिए पंजाब से शुरू कीजिए, पंजाब के अलावा कहीं और ये राज्य चुनाव नहीं है, मतलब पंजाब के बाहर कहीं कोई इंप्रेसिव नहीं है। पंजाब में बीजेपी बहुत ताकत में है नहीं, तो बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। हरियाणा में ये उतनी ही सीटें लेके आएंगे, ये पूरा सफाया करेंगे, आप देखिएगा पूरा सफाया होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि जो वोट का तरीका होता है वो इस आंदोलन से अलग होता है, बल्कि ये आंदोलन उनको और परेशान कर देगा। जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो मूलतः बीजेपी को वोट करते हैं, उन लोगों की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। वेस्टर्न यूपी में मैं बता चुका हूं कि अगर टिकैत को आप ये मानते हैं कि उसके अंदर कोई जन नेताओं वाले गुण हैं, तो उसको आप टिकट लेके चुनाव लड़ते हुए देखें, और उसके बाद जमानत जब्त होना तो अलग बात है, कितने मतों से जब्त होती है वो रिकॉर्ड बनाते हुए देखेंगे। तो इसीलिए इनके पास कोई पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं, और इसके बाद इनका कोई है नहीं। आप बताइए इससे आगे कोई किसान का कोई मूवमेंट का कुछ दिख रहा है? तो जो पूरे देश में वैसे भी इस मूवमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति में इसका असर आज की डेट में जीरो है। ये 13 सीटों का आंदोलन है, इसके अलावा इसको कोई तरजीह नहीं देता। इवन दो आप मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जो कि उसके बिल्कुल बाज में जुड़े हुए, वहां भी इस आंदोलन का कुछ नहीं है। तो इसको आप ये जो ढाक के 3 बात है, ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि कुछ दिन तक। और इस बार आप सबसे इंटरेस्टिंग चेंज देख रहे होंगे आप कि बहुत सारा यूट्यूब पे भी नहीं आप देख रहे हैं, हाँ, 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 है हाँ, ना, हाँ। है ना, ये बड़ी चीज आपने देखी यूट्यूब भी होगी नहीं कि, करते वहाँ है ना, पे। वो चूंकि नहीं, जो स्टार बन गए, जो स्टार यूट्यूबर हो गए, जो पहले बता रहे थे चाय कैसे बनेगी, उससे लाखों ट्वीट आ रहे थे, इस बार उन्होंने इंटर्न भेजे हैं। आप देख रहे होंगे कुछ इंटर्नों की बाइट आ रही है, तो वो अपने इंटर्न भेज रहे हैं। ये जूनियर से भी जूनियर से भी जूनियर, तो उनको खुद किसान नेताओं को ही समझ लेना चाहिए कि उनकी इज्जत उनके यूट्यूबर्स भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आम जनता कैसे करेगी। जी। तो उनको आइए अब बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो इसी बिंदु पर आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।